मुद्रा मूल रूप से 7 जगह होती है। मुद्रा मूल रूप से कहाँ होती है? 7 जगह। लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझना एक बार। पब्लिक के पास करेंसी के रूप में जमा होती है, मुद्रा होती है ना। करेंसी भी तो मुद्रा ही है, करेंसी भी तो मुद्रा ही है। आरबीआई के पास में एक तो सभी बैंकों को अपने कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है सीआरआर के रूप में। तो एक तो वो पैसा आ गया, तो आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों की सीआरआर के रूप में जमाएं, और एक अन्य जमाएं होती हैं। जैसे तुम्हारा अकाउंट बैंकों में होता है, वैसे ही बैंकों का अकाउंट आरबीआई में होता है। सरकार का अकाउंट भी आरबीआई में होता है। विदेशी केंद्रीय बैंक और सरकारों के अकाउंट भी आरबीआई में होते हैं, तो उनमें भी जमा होती हैं। अकाउंट होने का मतलब जमा करना, निकालना, यही तो काम होता है अकाउंट का। उनको बोलते हैं अन्य जमाएं। अन्य जमाएं। फिर आ गई बैंकों के पास, बैंकों के पास 2 तरह की मुद्रा होती है। एक है मांग जमाओं के रूप में, और दूसरी सावधि जमाओं के रूप में। अच्छा, मांग जमाएं कौन सी होती हैं? जो सेविंग अकाउंट और जो करंट अकाउंट, इनमें जो जमाएं होती हैं, यानी ग्राहक की मांग पर तुरंत उसको पैसा वापस मिल जाता है। ग्राहक की मांग पर तुरंत उसको पैसा वापस मिल जाता है, वो वाली जमाएं। सावधि जमाएं एफडी और आरडी अकाउंट के रूप में। एफडी तो नाम सुना होगा, जमा करवा दो, निश्चित समयावधि बाद ब्याज सहित वापस मिलेगा। आरडी निश्चित अंतराल में निश्चित किस्त के रूप में जमा करवाते रहो। हर महीने के 500 रुपये, रोजाना के 20 रुपये, हर तिमाही से 10,000 रुपये, या सालाना आप 10, 20, 50,000 रुपये जमा करवाते रहो। पूर्व निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद में आपको ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। उसको बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग आवर्ती जमा। और पोस्ट ऑफिस में 2 तरह की होती हैं, वही मांग जमाएं और तो पैसा कितनी जगह होता है? 7 जगह। मुद्रा 7 जगह होती है। अब इन सबको शामिल कर लेंगे, सबको शामिल करेंगे, या कौन सी अवधारणा में किसको शामिल करेंगे और किसको नहीं करेंगे। तो आरबीआई ने क्या कर रखा है, मुद्रा की आपूर्ति जो है उसकी अलग अलग माप निर्धारित कर रखी हैं, अलग अलग माप निर्धारित कर रखी हैं। उनको बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति के माप। नाम सुना होगा आपने तो M0, M1, M2, M3, M4। M0 में क्या क्या शामिल होगा? इनमें से कुछ शामिल होगा, कुछ नहीं होगा। M1 में कुछ शामिल होगा, कुछ नहीं होगा। M2 में कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अपना टॉपिक है मुद्रा आपूर्ति के माप। मुद्रा आपूर्ति के माप।
देखो, मुद्रा आपूर्ति का माप कौन करता है? आरबीआई के वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं, कार्यकारी समूह है। आरबीआई के कार्यकारी समूह बने हुए हैं और उनके द्वारा मुद्रा आपूर्ति का माप किया जाता है। तो पहली बात तो अपन ये लेते हैं कि भारत में मुद्रा की आपूर्ति करता कौन है। भारत में मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है? बताओ कौन करता है? कौन करता है बोलो? आरबीआई श्योर? क्यों, वित्त मंत्रालय भारत सरकार नहीं करती क्या? करती है ना। आरबीआई भी करता है। क्यों वाणिज्यिक बैंक नहीं करते क्या? अरे आरबीआई और वित्त मंत्रालय मिलके तो कितना किया? 100 करोड़ का। बाकी 400 करोड़ मुद्रा किसने बढ़ाई? याद करो, बैंकों ने बढ़ाई थी ना। तो वाणिज्यिक बैंक, ये तीनों है ना। अच्छा, इस मुद्रा आपूर्ति का माप कौन करता है? आरबीआई के कार्यकारी समूह द्वारा किया जाता है मुद्रा आपूर्ति का माप। कब कब बने आप समूह है, कार्यकारी समूह कब कब बने हैं? ध्यान देना, 1961 में। आरबीआई का पहला कार्यकारी समूह गठित हुआ और उसने कौन सी अवधारणा दी? M1 की अवधारणा दी। कब? 1961 में। इसी ने 1967 में M2 की अवधारणा दी। फिर 1977 में कौन सा बना? आरबीआई का द्वितीय कार्यकारी समूह गठित, और इसने कौन सी अवधारणा दी? M3 और M4 की अवधारणा दी। फिर 1998 1998 में आरबीआई का कौन सा? तीसरा समूह गठित हुआ और इसने कौन सी? M4 की अवधारणा को तो समाप्त कर दिया। M4 की अवधारणा को क्या कर दिया? और M0 की नई अवधारणा दी। ध्यान से देखना, M0 इसको प्रारक्षित मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्रारक्षित मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रारक्षित मुद्रा कहते हैं। वर्तमान में मुद्रा आपूर्ति के कितने? 4 आपूर्ति के 4 समुच्चय प्रचलित हैं। कौन कौन से? M0, M1, M2 और M3। दोबारा देखो, मुद्रा आपूर्ति के माप। मुद्रा आपूर्ति का माप कौन करता है भारत में? आरबीआई का कार्यकारी समूह करता है। आरबीआई के कार्यकारी
समूह है। भारत में मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आरबीआई और वाणिज्यिक बैंक। कार्यकारी समूह की बात करें तो अब तक 3 बने। पहला कार्यकारी समूह 1961 में गठित हुआ, जिसने 1961 में M1 और 1967 में M2 की अवधारणा दी। 1977 में कार्यकारी समूह दूसरा बना, जिसने M3 और M4 की अवधारणा दी। 1998 में तीसरा कार्यकारी समूह बना, जिसने M4 की अवधारणा को समाप्त कर दिया और M0 की नई अवधारणा दे दी। M0 को प्रारक्षित मुद्रा कहा जाता है। प्रारक्षित, रिजर्व्ड मनी जिसको बोलते हो आप, ये कहा जाता है। वर्तमान में मुद्रा आपूर्ति के कितने 4 समुच्चय प्रचलित हैं, M0, M1, M2, M3। अब पढ़ना यह है कि M0 में क्या क्या शामिल होगा, M1 किसको कहेंगे, क्या क्या शामिल होगा, M2 में क्या क्या, M3 में क्या क्या और M4 में क्या क्या शामिल होता है, ये पढ़ना है। बात समझ में आ गई क्या? लिखिए। इसको प्रारक्षित मुद्रा भी बोलते हैं, इसको उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, हाई पावर्ड मनी भी इसी को बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा कौन सी होती है? कौन सी होती है बताओ? हाई पावर्ड मनी, M0 को बोलते हैं ना। और आगे चल के देखेंगे M0 में क्या क्या शामिल होता है, वो उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा में शामिल होता है। क्या हुआ? ये इधर वाला लिखना है, उधर वाला नहीं लिखना है। वो तो बताया है, वो कोई नहीं पूछेगा, कहीं नहीं आने वाला। वो केवल और केवल आपके समझने के लिए है। मिटा दूं? ये प्रीलिम्स के हिसाब से पूछे जाएंगे इनमें से क्वेश्चन, प्रीलिम्स के हिसाब से।
हम्म हम्म कौन? किसका? आरबीआई क्या करता है? आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? आरबीआई करता है। आरबीआई का कार्यकारी समूह होगा तो आरबीआई गठित करेगा। बस तो, इतना प्रेशर में क्यों आ रहा है भाई? लिख लिया बे, लिख लिया, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है इतना? मैंने आपको बोला था प्रेशर में आने के लिए नहीं हो, एकदम रिलैक्स होके मस्त रहो। नहीं समझ में आया तो कुछ भी पूछ लो, फिर पूछते हो फिर अपने आप को दबाते हो, क्यों भाई? अभी M0 की क्या है वो बता। M0 की क्या है? तो रुक जा थोड़ी देर वेट कर ले फिर। M1 की पूछ रहा है, लिख लिया क्या ये बता दे पहले। हाँ, तुम कहो तो इसको मिटा दूं अब। एक तो लिखने में है ना, गड़बड़ मत करो भाई। मैंने M के नीचे लिखे हैं ये 0 1 2 3 4 नीचे लिखे हैं ना। आप इसके बराबर में मत लिखो, गलत मत लिखो, नीचे लिखो छोटा सा। अब तो मिटा दूं? लिख लिया। M0 को प्रारक्षित मुद्रा या उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा है ना। सोनी जी बहुत धीरे लिख रहे हो, क्या सौंदर्य के चक्कर में पड़े हो? मिटा दूं? बोर्ड पर देखो, जिन्होंने नहीं लिखा है वो पड़ोसी को देखकर बाद में लिखेंगे, पहले बोर्ड पे देखिए भैया। अब देखो, M0, M1, M2, M3 और M4। M0 को क्या कहें? M0 में क्या क्या शामिल होता है? जनता के पास करेंसी, सुन लो एक बार, जनता के पास, या लिख लो साथ साथ, लिखना चाहो तो लिख लो, बाद में समझा दूंगा। जनता के पास करेंसी प्लस आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में जमाएं प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं। ये तीनों आपस में जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा M0। तो M0 में क्या क्या शामिल होता है? जनता के पास जो करेंसी पड़ी है प्लस आरबीआई के पास में जितना पैसा पड़ा है, चाहे वो सीआरआर के रूप में जमाए हैं चाहे वो अन्य जमाओं के रूप में पैसा पड़ा है। क्लियर ना? M1, M1 में आएगा
जनता के पास करेंसी, करेंसी को चलन बोल सकते हैं ना अपन। जनता के पास करेंसी, आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं हैं, सीआरआर के रूप में जमाएं यहां शामिल नहीं होंगी, क्या होंगी? अन्य जमाएं। और बैंकों के पास मांग जमाएं, बैंकों के पास जो मांग जमाएं हैं वो। M2, एक सेकेंड बोर्ड पर देख लो। M2 M1 वाला तो सारा आएगा ही आएगा, M1 वाली तीनों तो आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के पास जो मांग जमाएं हैं वो और आ जाएंगे। M3, सुन लो एक सेकेंड, M3 भी M2 से नहीं निकलेगा, M1 से ही निकलेगा। मतलब 1 वाली तीनों चीजें, M1 वाली तीनों चीजें प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं, लिख लो। M4 देखो, M2 और M3 M1 से निकला था, M4 है वो M3 से निकलेगा। किससे निकलेगा? M3 से। अब एक बार सुनने वाली बात है यहां पे, M3 में क्या क्या आया बोर्ड पर देखो, मैं बताता हूं क्या क्या आया। जनता की करेंसी आ गई, आरबीआई की जो सीआरआर के रूप में जमाएं वो तो केवल M0 में थी, बाद में कभी आएंगे ही नहीं, बाद में कभी। ए बिटिया देख ले, आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में जमाएं हैं वो केवल और केवल किसमें? M0 में शामिल होती हैं। M1 M2 M3 M4 में वो शामिल नहीं होती हैं। तो जनता की करेंसी आ गई, आरबीआई की अन्य जमाएं आ गई और बैंकों की मांग जमाएं आ गई। M2 देखोगे तो जनता के पास करेंसी, आरबीआई की अन्य जमाएं, बैंकों की मांग जमाएं और पोस्ट ऑफिस की मांग जमाएं। दोनों मांग जमाएं आ गई किसमें? M2 में। M3 में देखोगे तो जनता के पास करेंसी, आरबीआई के पास अन्य जमाएं, बैंकों की मांग जमाएं और बैंकों की सावधि जमाएं। बैंकों वाली सारी आ गई, पोस्ट ऑफिस वाली बिल्कुल भी नहीं आई है। यहां M3 लिया है मतलब जनता की करेंसी आ गई, आरबीआई की अन्य जमाएं आ गई, बैंकों की सारी मांग और सावधि दोनों आ गई, पोस्ट ऑफिस की सारी बच गई। पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं, अब इसमें सारी आ गई ना, किसको छोड़कर? सीआरआर के रूप में जमा को छोड़कर। और सीआरआर के रूप में जमा तो केवल M0 में ही थी। जस्ट एक मिनट के लिए सुन लो, फिर बता देता हूं। आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में जमा ही होंगी, वो केवल M0 में आएंगी, फिर कभी नहीं आएंगी। क्लियर? M0 की बात करें तो जनता की करेंसी और आरबीआई की दोनों आ जाएंगी। M1 की बात करोगे तो जनता की करेंसी, आरबीआई की अन्य जमाएं, अब आरबीआई वाले तो आएंगे नहीं, फिर बैंकों की मांग जमाएं। M2 की बात करोगे तो जनता के पास करेंसी, आरबीआई की अन्य जमाएं, आरबीआई की सीआरआर के रूप में आएंगे नहीं, तो जनता के पास करेंसी, आरबीआई की अन्य जमाएं और बैंकों की और पोस्ट ऑफिस की दोनों की मांग जमाएं। पक्का ना? M3 में क्या आएंगी? जनता के पास करेंसी, आरबीआई की सीआरआर के रूप में तो आएंगी ही नहीं कहीं भी M0 को छोड़कर, तो जनता के पास करेंसी, आरबीआई की अन्य जमाएं, बैंकों की मांग और सावधि दोनों जमाएं, दोनों आ जाएंगे ना M3 में। और M4 में इसके अलावा
पोस्ट ऑफिस की मांग और सावधि भी आ जाएंगी। किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? एनएससी के अलावा। एनएससी के, एनएससी क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र जिसको बोलते हो आप, है ना, राष्ट्रीय बचत पत्र। इनके अलावा कोई दिक्कत है यहां तक? अब एक बात बताओ, कौन सी जमाएं हैं जो कहीं शामिल नहीं होती? कहीं शामिल नहीं होती? एनएससी। एनएससी के रूप में जो जमाएं होंगी, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में जमाएं होंगी, वो कहीं नहीं होंगी, वो शामिल ही नहीं होंगी। क्योंकि वो क्या होती हैं? वो पोस्ट ऑफिस के पास सावधि जमाओं के रूप में होती हैं। और पोस्ट ऑफिस के पास सावधि जमा देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी केवल मांग जमाएं हैं, इसमें भी नहीं है क्योंकि बैंकों की दोनों है, इसमें केवल, इसमें है सावधि जमाएं, लेकिन इसमें भी अलग से कह दिया कि वो शामिल नहीं होंगी। इसका मतलब पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब एनएससी के रूप में जो जमाएं हैं वो किसी भी अवधारणा में शामिल नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी बात बताओ कि इनमें सबसे बड़ी अवधारणा कौन सी है? M4। M4 सबसे बड़ी अवधारणा कौन सी है? क्योंकि उसमें सारी आ गई जमाएं। लेकिन एक बात बताओ, M4 तो वर्तमान में चालू ही नहीं है, प्रचलित ही नहीं है, तो फिर कौन सी है? M3। तो अगर आपको पूछ ले, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वृहद या विस्तृत मुद्रा, ये किसको कहते हैं? तो M3 को। अच्छा, सबसे कम किस में है? M1 में। M1 में है सबसे कम। तो संकुचित या संकीर्ण मुद्रा किसको कहेंगे? संकुचित या संकीर्ण मुद्रा किसको कहेंगे? M1 को। अरे बेटा, M0 से, M0 में क्या है अलग से? CRR के रूप में जमाएं हैं, CRR के रूप में जमाएं हैं, ठीक है। और M0 को तो प्रारक्षित मुद्रा, हाई पावर्ड मनी कहा जाता है केवल। क्वेश्चन यही पूछा जाता है मोस्टली कि साहब M1 में क्या शामिल है, M0 में क्या शामिल है, M2 में, M3 में, M4 में क्या शामिल है, या प्रारक्षित मुद्रा कौन सी को कहते हैं, या हाई पावर्ड मनी कौन सी को कहते हैं। या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मुद्रा आपूर्ति के कितने माप प्रचलित हैं? कितने हैं बोलो? हैं? 4 माप प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? M0, M1, M2, M3, 4 हो गए ना? हाँ। आपको ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वृहत या विस्तृत मुद्रा कौन सी है? M3। और संकुचित या संकीर्ण मुद्रा कौन सी है? M1। लिख लिया? देखो, तरलता का मतलब होता है, सुन लो एक बार, तरलता का मतलब होता है कि आपके पास जो मुद्रा है ना, उस मुद्रा को आप कैश में कन्वर्ट करवाना तरलता होती है। तो सबसे ज्यादा तरलता किसमें होती है? सबसे ज्यादा तरलता किसमें होती है? M1 में, उससे कम M2 में, उससे कम M3 में, और उससे कम M4 में। तो तरलता के आधार पर क्रम लिख दो।
अगर पूछ लें तो। तरलता के आधार पर क्रम M1, M2, M1 में सबसे ज़्यादा, फिर M2 में, फिर M3 में, और लास्ट में M4 में सबसे कम होती थी। बोर्ड पर देख लो, इस तरह समझ जाओगे ना। सबसे ज़्यादा तरलता किस में? हाईएस्ट लिक्विडिटी M1 में, और सबसे कम किस में? वर्तमान की बात करें तो M3 में। अगर क्रम से पूछे तो M3, M2, M1, फिर M2, फिर M3। कैश में सबसे ज्यादा तरलता होती है, मतलब किसी भी वस्तु, आप अपनी मुद्रा से कोई भी वस्तु तुरंत खरीद सके, उसको तरलता बोलते हैं। मतलब मुद्रा में एक गुण पाया जाता है जिससे उस मुद्रा को किसी भी वस्तु में बदला जा सकता है, उस गुण को तरलता बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? सबसे ज्यादा तरलता कैश में होती है। सबसे ज्यादा तरलता किस में होती है? कैश में। तुरंत बदल सकते हो। चेक में उससे कम होती है, डीडी में उससे भी कम होती है ना? इंश्योरेंस पॉलिसी में और भी कम होती है। पहले उसको मुद्रा में बदलाओ, फिर आप वस्तु में बदलाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि मुद्रा का वो गुण जिससे आप उस मुद्रा को किसी भी दूसरी वस्तु में बदल सकते हो, क्या कहलाती है? तरलता। मिटा दूं? M0 नहीं आएगा इसमें, कोई फिक्स नहीं है। M0 फिक्स नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, ये मुद्रा की आपूर्ति हो गई। अब बात करेंगे मुद्रा की मांग। हेडिंग डालो, मुद्रा की मांग या तरलता। मनी डिमांडेड और लिक्विडिटी, मुद्रा की मांग या तरलता। देखो सुन लो, प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स हुए हैं। क्या नाम था? किन्स। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अर्थव्यवस्था में, एक आर्थिक सिद्धांत दिया था, तरलता पसंदगी सिद्धांत। कौन सा? इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि एक आदमी अपने पास नगद राशि रखता है, कुछ कैश रखता है, हर कोई रखता है, और वो 3 उद्देश्यों के लिए रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति अपने पास कितने उद्देश्यों के लिए? 3 उद्देश्यों हेतु नगद राशि कह दो या मुद्रा कह दो या तरलता रखता है। बात समझ में आ गई क्या? एक एक करके तीनों उद्देश्य पढ़ेंगे। पहले लिखो, जॉन मेनार्ड किन्स, प्रोफेसर J.M. किन्स,
ये जेएम किन्स साहब इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने किन्सियन पंप प्राइमिंग करके एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया था मंदी से बाहर निकलने का, बात करेंगे अलग से उसकी। क्या लिखा आपने? प्रोफेसर जे एम किन्स के, प्रोफेसर जे एम किन्स द्वारा दिए गए तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार, द्वारा दिए गए तरलता पसंदगी सिद्धांत, तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। निम्नलिखित 3 उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। बात समझ में तो आ रही है क्या आपको? अब सुन लो। पहला उद्देश्य है लेन देनों हेतु मुद्रा की मांग। लेन देनों हेतु मुद्रा की मांग, डेली आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ नगद राशि एक व्यक्ति अपने पास रखता है, उसको बोलते हैं लेन देनों हेतु मुद्रा की मांग। आप अपने पास कैश रखते हो एनी टाइम, उसमें से कुछ कैश इसलिए रखते हो कि साहब अभी शाम को चाय पत्ती लेके आनी है, नमक लेके आना है, मिर्ची लेके आनी है, तेल लेके आनी है, कपड़ा लेके आना है। रोजमर्रा रूटीन लाइफ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ नगद राशि पास में रखते हैं, उसको बोलते हैं लेन देनों हेतु मुद्रा की मांग, और इसको L1 से दर्शाया जाता है। तो लिखिए आप, लेन देनों हेतु मुद्रा की मांग। लेन देनों हेतु मुद्रा की मांग, और इसको किससे दर्शाएंगे? L1 से। वहां M1 M2 M3 था, है ना? ये L1 L2 L3 होगा। इसमें नीचे डैश लगा कर लिखो, प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति अपने पास कुछ नगद राशि रखता है, व्यक्ति अपने पास कुछ नगद राशि रखता है, कुछ नगद राशि रखता है, कुछ नगद राशि, जिसे L1 कहते हैं, जिसे L1 कहते हैं, L1 कहते हैं। अब सुन लो, इसको अगर आप गणितीय भाषा में, फंक्शन की लैंग्वेज में लिखोगे, फलन की लैंग्वेज में लिखोगे, तो क्या लिखोगे? सुन लो, L1 इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ऐसे लिखेंगे। L1 क्या है? लेन देनों हेतु मुद्रा की मांग। क्या है? मुद्रा की मांग। और F का मतलब क्या होता है? फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं फलन। इस फलन का मतलब होता है संबंध है या निर्भर करता है। F का मतलब हो गया निर्भर करता है, सुन लो। और Y का मतलब क्या होता है?
बताइए, आपको बताया हुआ है इनकम, आय। इस चीज को टेक्निकल भाषा में क्या लिख सकते हैं आप? टेक्निकल भाषा में लिख सकते हैं L1 इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और इस चीज को अपनी भाषा में क्या लिख सकते हैं आप? L1 आय पर निर्भर करता है। मतलब आप अपने पास L1 के रूप में कितना पैसा रखोगे, सुन लो, मतलब आप अपने पास L1 के रूप में कितना पैसा रखोगे किस बात पर निर्भर करता है? आपके इनकम लेवल पे निर्भर करता है। यानी कि यदि आय ज़्यादा होगी तो आप अपने पास रोजाना की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु L1 ज़्यादा रखोगे, आय कम होगी तो कम रखोगे। यानी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? L1 तथा आय में कैसा संबंध होता है? कैसा? सकारात्मक संबंध होता है ना। यानी आय बढ़ेगी तो L1 बढ़ेगी, आय कम होगी तो L1 कम होगी। ये बात मैं नहीं बोल रहा, किसने बोली? जॉन मेनार्ड किन्स ने बोली। और जॉन मेनार्ड किन्स ने जो बोली वो तार्किक आधार पर भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी सही और खरी उतरती है ना भाई। उसने कहा कि L1 किस पर निर्भर करेगा? आय पर। यानी आपकी आय ज़्यादा होगी तो आप प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगद राशि ज़्यादा रखेंगे, आय कम होगी तो आप अपने पास नगद राशि कम रखेंगे। इसको टेक्निकल भाषा में उसने कैसे लिख दिया? L1 इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इसको बोलते क्या है? L1 इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, L1 क्या है, F क्या है, Y क्या है? इसको अपनी भाषा में क्या कहेंगे? L1 आय पर है। यानी L1 और आय में सकारात्मक संबंध होता है। क्लियर ना? लिख लो। मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ रहा है डिटेल से। इकोनॉमिक्स है तो बहुत इजी वैसे। अरे है ना? पक्का? इकोनॉमिक्स इज वेरी सिंपल। सच में सिंपल है, सच में ही सिंपल है। बताओ नहीं है क्या? ए बिटिया, ये L1 लिखा है, ये L1 लिखा है, ये जो है ना ये L1 है। एरो नहीं लगा हुआ है, तू एरो लगा रखी है तो कल को इसको एरो मत समझ लेना। तो इसको ऐसे ऐसे समझ ले कि ये ऐसे लगा हुआ है ना। चलिए, तू समझ जाएगी ना, फिर ठीक है। समझना तेरे को ही है, लेकिन वहाँ पेपर में है ना अगले को समझना है, वो भी ध्यान रखना। यहाँ तो तू समझ जाएगी, पेपर में अगला समझेगा कोई, है ना। अब लिखिए 2 नंबर डालकर लिखिए सतर्कता हेतु मुद्रा की आय, मुद्रा की मांग। सतर्कता हेतु मुद्रा की मांग। वो ट्रांजैक्शनरी डिमांड ऑफ मनी था, ये प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी है। प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी किससे दर्शाया जाता है इसको? L2 से। अच्छा सुन लो, सतर्कता मतलब है आपने अगर 10,000 रुपये रख रखे हैं ना, उसमें से आपने 6,000 रुपये तो किस लिए रख रखे हैं? 4,000 रुपये तो किस लिए रख रखे हैं? रोजाना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लेन देनों के लिए। और 2,000 रुपये किस लिए रख रखे हैं? पता नहीं यार कब एक्सीडेंट हो जाए। सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। आकस्मिक
और अप्रत्याशित घटनाएं भविष्य में कभी भी घटित हो सकते हैं, उसके बचाव के लिए भी आप रिजर्व मनी रखते हो अपने पास, उसको बोलते हैं L2। बीमारी, बेकारी, बेरोजगारी, है ना, उससे बचने के लिए। तो नीचे लिखो, भविष्य में होने वाली भविष्य में होने वाली भविष्य में होने वाली भविष्य में होने वाली आकस्मिक या अप्रत्याशित भविष्य में होने वाली आकस्मिक या अप्रत्याशित, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, क्या है ना, अचानक होने वाली आकस्मिक और उम्मीद भी नहीं थी ऐसा कुछ हो जाए तो क्या लिखा आपने? भविष्य में होने वाली आकस्मिक या अप्रत्याशित दुर्घटनाओं, बुरी खबरें, है ना, बुरी घटनाएं, दुर्घटनाओं जैसे बीमारी, बेकारी, बेरोजगारी, जैसे बीमारी, बेकारी, बेरोजगारी आदि से बचाव हेतु व्यक्ति अपने पास कुछ नगद राशि रखता है। व्यक्ति अपने पास कुछ नगद राशि रखता है। व्यक्ति अपने पास कुछ नगद राशि रखता है। क्या कहते हैं उसको? L2 कहते हैं, L2 कहते हैं, है ना। और यहां भी उसने फंक्शन के रूप में क्या लिखा? L2 इक्वल टू एफ ऑफ y। यहां भी उसने y के फलन के रूप में ही लिखा है L2 को भी। L2 तो आप जानते ही हो क्या है, y क्या है वो समझ में आ गया होगा। यानी कि L2 किस पर निर्भर करता है? y यानी कि I पर निर्भर करता है। L2 है वो I पर निर्भर करता है। और उसने क्या बताया कि जिसकी आय ज्यादा होगी वो बीमारी, बेकारी से बचने के लिए ज्यादा रखेगा, आय कम होगी तो कम रखेगा, यही बताया। तो इसने भी संबंध कैसा बताया? यहां भी L2 तथा I में कैसा संबंध होता है? सकारात्मक संबंध होता है। यानी कि आय ज्यादा होगी तो तुम अपने पास ज्यादा रखोगे, आय कम होगी तो कम रखोगे। हैं? बेरोजगारी कोई बेकारी बोलते हैं, जब काम करने के लिए कुछ नहीं हो आपके पास, आप बेकार रहो, बेकारी उसी को बोलते हैं। अब लिखिए आप तीसरा, सट्टा हेतु, स्पेकुलेटरी डिमांड ऑफ मनी। सट्टा हेतु मुद्रा की मांग। और इसको किससे दर्शाएंगे? L3 से दर्शाएंगे। सट्टा हेतु मुद्रा की मांग, सट्टा हेतु मुद्रा की मांग L3। सुनो देखो, कीमतों में उतार चढ़ाव, कीमतों में कमी और वृद्धि से लाभ कमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सट्टा। कम कीमतों पर खरीदना, ज्यादा पर बेचना क्या कहलाता है? सट्टा। सट्टे की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, हर कोई लाभ कमाना चाहता है उससे, और उसके लिए कुछ नगद राशि अपने पास रखता है। ये बात किसने बोली? जॉन मेनार्ड किन्स ने।
उसने कहा कि अगर कोई है, उसका उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसको तुरंत पैसा चाहिए, वो अपना 1 करोड़ का प्लॉट कितने में बेचने को तैयार हो जाएगा? 30 लाख, 40 लाख में भी। उस टाइम पे आपके पास अगर कैश पड़ा है तो आप तुरंत पैसे दोगे और खरीद लोगे। समझ में आ गई बात? और फिर टाइम लेके ज़्यादा कीमत पर बेच दोगे। तो कई लोग इसके लिए भी कुछ नगद राशि अपने पास रखते हैं, उसको बोलते हैं L3। लिखिए, कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से लाभ कमाने की प्रवृत्ति, कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से, कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से लाभ कमाने की प्रवृत्ति लाभ कमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सट्टा कहलाती है। उतार चढ़ाव से, कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से लाभ कमाने की प्रवृत्ति, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो कमाना चाहता है, फोकट का लेना चाहता है ना? सट्टा कहलाती है। ए बावली, L3 काट यहाँ से, उसको सट्टा बोलते हैं। ठीक है, एडवांस मत चल। नीचे इसी के आगे लिखो, इसी के आगे लिखो, प्रत्येक व्यक्ति में सट्टे की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में सट्टे की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में सट्टे की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्पेकुलेशन की टेंडेंसी हर आदमी में होती है, हर कोई कमाना चाहता है ना? अब नीचे लिखो, सट्टे से लाभ कमाने हेतु, सट्टे से लाभ कमाने हेतु व्यक्ति अपने पास कुछ नगद राशि रखता है, व्यक्ति अपने पास कुछ नगद राशि रखता है जिसे L3 कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? L3 कहते हैं। रखता है जिसे L3 कहते हैं। लिख दिया? अब बोर्ड पे देखो, इसका जो फंक्शन दिया वो अलग दिया इसने। इसका जो फंक्शन दिया वो क्या दिया? अलग। इसने कहा L3 इक्वल टू F ऑफ R। R मतलब है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। L3 इक्वल टू F ऑफ R। उसने ये कहा, सुन लो अब एक बार, उसने ये कहा कि आप लोगों को अगर मार्केट में ब्याज ज़्यादा मिल रहा है तो तुम वो पैसा मार्केट में निवेश कर दोगे, ब्याज कमाओगे। अपने पास सट्टे के लिए L3 कम रखोगे। ब्याज ज़्यादा मिल रहा है तो अपने पास कम रखोगे, और मार्केट में अगर ब्याज कम मिल रहा है, ब्याज दर कम है, तो ऐसी स्थिति में आप उस पैसे को ब्याज पर नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने पास सट्टे के लिए ज़्यादा रखेंगे। यानी इसने क्या कहा? इसने कहा कि L3 किस पर है? किस पर है? ब्याज दर पर है। क्या करता है? निर्भर करता है। और दोनों में कैसा संबंध है? हैं? अरे ब्याज दर ज्यादा होते ही सट्टे के लिए कम रखोगे ना, और ब्याज दर कम होते ही सट्टे के लिए ज्यादा रखोगे। ऐसा ही तो होता है। तो L3 तथा ब्याज दर में कैसा संबंध होता है? नकारात्मक संबंध होता है। इन 3 उद्देश्यों के लिए एक आदमी अपने पास पैसे रखता है। ठीक है?
ब्याज दर पर निर्भर करता है। लिख दिया? कोई दिक्कत है यहां तक? ये देखो, अब इसने बताया कि मुद्रा कुल कितनी रखेगा अपने पास। मुद्रा की कुल मांग, इसको एमडी से दर्शाया, या इसको कुल तरलता भी कहते हैं ना, एल से दर्शाया। और इसने कहा कि एमडी या एल बराबर होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 के। बात समझ में आ गई? कुल कितना रखेगा? लेन देनों हेतु मुद्रा कितनी रखेगा, सतर्कता हेतु कितनी रखेगा, और सट्टे के लिए कितनी रखेगा। तीनों को जोड़ देंगे तो कुल रखी जाने वाली मुद्रा आ जाएगी। फिर इसको फंक्शन के रूप में लिखा, बोर्ड पर देखिए, L इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड आर। यानी कि L किस पर निर्भर करता है? L किस पर निर्भर करता है? I तथा ब्याज दर पर निर्भर करता है। यानी इसने कहा कि L और I इन दोनों में तो कैसा संबंध होता है? सकारात्मक। L और ब्याज दर इन दोनों में कैसा संबंध होता है? नकारात्मक। ठीक है, बात समझ में आ गई? लिख लो। L इक्वल टू एफ ऑफ वाई और आर। यानी L है वो I और ब्याज दर इन दोनों पर निर्भर करता है। यानी L का I के साथ तो सकारात्मक संबंध है और ब्याज दर के साथ नकारात्मक संबंध है। हो गया? लिख लिया? लास्ट एक पॉइंट बचा है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का। बोर्ड पे देखिए, एक तो पढ़ी आपने मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति, और एक क्या पढ़ी? मुद्रा मांग। मुद्रा मांग को तरलता भी कहते हैं ना। इनकी गणना कितने दिन से होती है? देखो, याद करवा दूंगा, पक्का याद करवा दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। क्या क्या है? M0, M1, M2, M3, यही है ना वर्तमान में तो। L1, L2 और L3। इसमें पहले को अकेला लेना है, इन सबको साथ लेना है। इसमें लास्ट को अकेला लेना है, इन सबको साथ लेना है। याद रह जाएगा क्या? M0, M1, M2 और M3, L1 और L2 और L3 ऐसे लेना है। इसकी गणना साप्ताहिक आधार पर की जाती है। कितने?
साप्ताहिक मतलब कितने दिन से? 7 डेज से। इसकी गणना है पाक्षिक आधार मतलब 15 डेज से। इसकी गणना मासिक आधार पर की जाती है यानी कि, और इसकी गणना त्रैमासिक आधार पर होती है। कितने दिन से? 3 मंथ से। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? लिख लो। ये तो मुद्रा आपूर्ति हो गई है ना, ये दोनों तो मुद्रा आपूर्ति और ये दोनों मुद्रा मांग कह दो या इसको तरलता कह दो। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है। केवल एक पॉइंट बचा है, कल करेंगे मुद्रा परिणाम सिद्धांत। बाकी तरलता पसंद की सिद्धांत हो गया, यानी मुद्रा की मांग हो गई, तरलता हो गई, मुद्रा आपूर्ति के माप हो गए, मुद्रा के प्रकार सारे देख लिए डिटेल से, साख सृजन देख लिया, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के प्रकार कौन से होते हैं, हो गए। चलो तो फिर कल मिलते हैं। आपकी क्लास रहेगी किसकी? आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर की रहेगी।